नमस्कार दोस्तों, पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और क्लास वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। दोस्तों, सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे जे थॉमसन ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे मनुष्य की खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मनुष्य के हृदय धड़कन की सामान्य गति क्या है? दोस्तों बतानी है कि जो हमारा हार्ट है ये कितना इसका बीट होता है, हार्ट बीट की गति क्या होती है? तो आप लोग याद रखेंगे 72 बार प्रति मिनट, यानी कि ऑप्शन ए। एक मिनट में दोस्तों कुल 72 बार मनुष्य के हृदय की धड़कन की सामान्य गति होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे क्विक सिल्वर दोस्तों पारा को अर्थात मरकरी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? दोस्तों बतानी है कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है। तो आप लोग याद रखेंगे रेड ब्लड सेल का कुल जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, आरबीसी का पूरा जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कुल 120 दिनों का होता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूर्य से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो देखिए दोस्तों आप लोग याद रखेंगे सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था इनमें से कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे पदार्थ की चौथी अवस्था दोस्तों प्लाज्मा होती है। कौन सी होती है? प्लाज्मा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से किस विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि विटामिन सी का केमिकल नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन सी का आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेत्रदान में मनुष्य की आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे नेत्रदान में मनुष्य जो है अपने आंख का कॉर्निया हिस्सा को दान करता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। ऐसा नहीं है कि मनुष्य अपनी पूरी की पूरी आंख को दान कर देता है, वो दोस्तों अपनी आंख के कॉर्निया हिस्से को क्या करता है? डोनेट करता है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन B12, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे दूध में दोस्तों लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन सी। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। वही दोस्तों बात कर लें बाकी विकल्पों की, तो देखिए ऑप्शन ए में फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज फल और शहद में पाया जाने वाला शर्करा है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। और ऑप्शन सी में है लैक्टोज जो दूध की शर्करा है। आप सभी इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, ट्रेकोमा और ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे आंख से, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा हमारे
आंख को प्रभावित करता है ये रोग, आंख से संबंधित यह रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पित्त स्रावित होता है कहां से, तो आप लोग याद रखेंगे यकृत से, यानी कि लीवर से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, डायनामाइट यानी कि बारूद का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग याद रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग याद रखेंगे डायनामाइट जो क्या है बारूद है, इसका आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग याद रखेंगे अल्फ्रेड नोबेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो आप लोग याद रखेंगे हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद होता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीजन मौजूद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आप लोग याद रखेंगे सबसे हल्की धातु लिथियम है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे हल्की धातु कौन सी, तो आप लोग याद रखेंगे लिथियम। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सबसे भारी धातु कौन सी है, तो देखिए दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि सबसे हल्की धातु है लिथियम, तो अब बात हो रही है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम, यानी कि ऑप्शन ए। ये दोनों प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी धातु ओस्मियम। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सबसे कठोर धातु कौन सी है। अब दोस्तों बात हो रही है सबसे कठोर धातु की, तो आप लोग याद रखेंगे सबसे कठोर धातु होती है प्लेटिनम, यानी कि ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, सबसे कठोर धातु कौन सी, तो आप लोग याद रखेंगे प्लेटिनम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। क्या है, हीरा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, डायमंड यानी कि हीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, जल का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है। जल का सबसे शुद्धतम रूप, तो आप लोग याद रखेंगे वर्षा का जल, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जल का सबसे शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, जो सीएनजी का एक प्रमुख घटक है। यह भी दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। सीएनजी का प्रमुख घटक कौन सा है, तो आप लोग याद रखेंगे मीथेन गैस, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, सूत्रकणिका को अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ऑप्शन ए। सूत्रकणिका को अन्य और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। जिसे दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है, आप लोगों को पता होगा। आप लोग याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है निकोटीन पाया जाता है। दोस्तों बताने हैं कि निकोटीन किसमें पाया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे तंबाकू की पत्ती में, यानी कि ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, तंबाकू की पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। वही दोस्तों बात करें चाय और कॉफी में, तो आप लोग याद रखेंगे चाय और कॉफी में कैफीन नामक तत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैफीन। ये दोनों पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, तंबाकू में निकोटीन और चाय और कॉफी में कैफीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो आप लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन को जलाने से जल बनता है, यानी कि पानी बनता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोजन को जलाने पर वाटर अर्थात जल बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, मायोग्लोबिन कौन सा धातु होता है, तो आप लोग याद रखेंगे मायोग्लोबिन लोहा होता है। क्या होता है, लोहा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस वायु में मौजूद नहीं होती है। दोस्तों बतानी है कि इनमें से वो कौन सी नोबेल गैस है जो हवा में मौजूद नहीं होती है, तो आप लोग याद रखेंगे रेडॉन, यानी कि ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, रेडॉन एक नोबेल गैस है जो वायु अर्थात हवा में मौजूद नहीं होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों,
क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। ये दोस्तों हमें बतानी है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है किसके साथ, ये बतानी है। तो आप लोग याद रखेंगे कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। इसलिए दोस्तों HCl को यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कांच के बोतल में नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, हेल्प करता है। तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन के यानी कि ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, विटामिन के जो है हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? ये दोस्तों बतानी है कि हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है। तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटीन का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का यौगिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे पौधे के बीजों से कॉफी प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन बी। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो आप लोग याद रखेंगे बीजों से यानी कि सीड्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे मेंडल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे मेंडल हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शक्कर के किण्वन अर्थात फर्मेंटेशन से क्या प्राप्त होता है? दोस्तों कहने का मतलब है कि शक्कर या गन्ना कहें कि गन्ना के किण्वन से या शक्कर के किण्वन फर्मेंटेशन से क्या प्राप्त होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इथाइल अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। शक्कर के किण्वन से फर्मेंटेशन से क्या प्राप्त होता है? तो आप लोग याद रखेंगे इथाइल अल्कोहल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, खेती में प्रयुक्त कौन सा उर्वरक इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रोजन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। खेती में दोस्तों नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शुष्क बर्फ क्या होता है? दोस्तों बतानी है कि शुष्क बर्फ अर्थात ड्राई आइस। तो आप लोग याद रखेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क बर्फ अर्थात ड्राई आइस कहा जाता है। आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे पदार्थ के संवेग के अनुपात से द्रव्यमान को प्राप्त किया जाता है, द्रव्यमान राशि को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे द्रव्यमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, बल गुणनफल है। दोस्तों बतानी है कि बल गुणनफल है। तो आप लोग याद रखेंगे द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बल जो है दोस्तों क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? ये दोस्तों बतानी है कि डॉक्टर के द्वारा प्रयोग की जाने वाली एनेस्थीसिया के रूप में हास्य गैस कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाइट्रस ऑक्साइड डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है कहां पर दोस्तों? एनेस्थीसिया के रूप में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों बतानी है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो आप लोग याद रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों पानी का घनत्व अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की
सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए रेलवे ग्रुप डी 2026 की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।